प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, सभी लोग ठीक ठाक पढ़ाई करेंगे तो ही कल्याण भी है, ठीक ना। प्रकरण जो इस समय चल रहा है समास का, समास बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे। इसके बाद कारक प्रकरण और फिर जो वाच्य परिवर्तन या जो भी है थोड़ा थोड़ा सा, वो सारा हम धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, कवर कर लेंगे। मतलब आपकी परीक्षा से पहले सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ये नहीं रहेगा कि कुछ छूटा नहीं है, किसी को छुआ नहीं गया, सभी चीज़ें आप जान लेंगे। प्रकरण है समास का, है ना। तो टेस्ट जरूर आप दीजिएगा, सभी से विशेष निवेदन है। समास में क्या चल रहा है इस समय? तत्पुरुष समास चल रहा है ना। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का यदि हम अर्थ निकालेंगे तो दो तरह से इसका अर्थ निकलेगा। दो तरह से कैसा अर्थ निकलेगा? जैसे एक मान लीजिए सह पुरुषः हमने बताया था, सह पुरुषः, और दूसरा क्या है? तस्य पुरुषः। तस्य, ये सह पुरुषः जो आएगा ये समानाधिकरण तत्पुरुष का है, और ये व्यधिकरण का है। ठीक ना। तो समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण उसे कहते हैं जिसमें दोनों पद जो है समान विभक्ति में हो, और व्यधिकरण उसे कहते हैं जिसका पहला पद दूसरी विभक्ति में हो और दूसरा दूसरी विभक्ति में। जैसे यहां पर यह है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और यहां पर यह है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो यहां पर विभक्तियां अलग अलग रहेंगी, इसलिए इसको व्यधिकरण कहते हैं। और ये समानाधिकरण इसलिए है कि इसमें समान विभक्तियां हैं, इसलिए ये समानाधिकरण हो गया। ठीक ना। व्यधिकरण के जो है 6 भेद हैं। व्यधिकरण के कितने भेद हैं? 6 भेद हम बताए थे। तो पहले हम जान लेते समानाधिकरण क्या है, ठीक ना। समानाधिकरण के विषय में जान लेते हैं, फिर इसके बाद व्यधिकरण पर बात करते हैं। लेकिन जानकारी में ये रखिएगा तत्पुरुष के 2 भेद हैं। पहला जो है समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण, ठीक ना। ये नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से जाने रहिएगा, ये डाउट ना रहे। मैं लेट हो गई गुंजन प्रजापति, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ही क्लास शुरू की है मैडम जी। बस ये है कि टेस्ट के बारे में पहले बात कर रहे थे। टेस्ट आपको देना 25 तारीख से, ठीक ना। सभी लोग यहां आकर सब लोग उपस्थित होइएगा, ठीक ना। समानाधिकरण की बात करें पहले, फिर इसके बाद हम चलते हैं व्यधिकरण की बात करेंगे। समानाधिकरण की बात करना यहां पर इसलिए जरूरी है कि जान लीजिए कि तत्पुरुष का भेद एक कर्मधारय भी होता है। कर्मधारय को वैसे हम अलग बताएंगे, आपसे यदि पूछेगा परीक्षा में तो समास के कितने भेद है तो आप 6 ही बताइएगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि और द्वंद्व, ठीक ना। इस तरह से करके 6 भेद हो जाएंगे। लेकिन आपको यहां समानाधिकरण के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन जितना जरूरी है उतना हम बताकर फिर आगे चलेंगे। समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष, इसी को जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास, ठीक ना। इतना जाने रहिए। समानाधिकरण का ये है कर्मधारय, इसे कहते हैं। कर्मधारय इसलिए कहते हैं कि जो पहला पद जो है विशेषण रहेगा, दूसरा विशेष रहेगा, लेकिन इनकी दोनों की विभक्तियां समान पद में रहती हैं, इस वजह से ये समानाधिकरण है, ठीक ना। विशेष विशेषण तो बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ज्यादा जानना जो है वो समान विभक्तियां जानना, दोनों पदों में समान विभक्ति रहेंगी, ठीक ना। ये जानना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। देख लीजिए तत्पुरुष, ये कर्मधारय का जो है इसके कई भेद आपको दिखा दें कि कहां कहां पर जो है कर्मधारय समास होता है, वो जान लीजिए पहले। ऐसे कॉलम बना लीजिएगा तो थोड़ा सा समझने में ज्यादा आसानी रहेगा, ठीक ना। इसमें लिख लीजिए उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जो लोग उपमान उपमेय नहीं जानते थे, आज वो भी बिल्कुल हिंदी वाला क्लास का जैसे उपमान उपमेय उपमा अलंकार में है ना आपको दिखाई देता है, वो चीजें आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी जीवन में आप भूलेंगे नहीं।
जो संस्कृत की क्लास ले लेगा वो हिंदी में भी अच्छे अंकों से पास हो जाएगा, जाने रहिएगा, ठीक ना। उपमान पूर्व पद कर्मधारय, दूसरे वाले में लिखिए उपमान उत्तर पद कर्मधारय। ठीक, फिर इसके बाद विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। ठीक है, आगे लिखिए उभय पद, उभय पद विशेषण कर्मधारय। ठीक ना, उभय पद विशेषण कर्मधारय, और ये हो जाएगा द्विगु कर्मधारय। इतनी बात जाननी थी। देख लीजिए, हमने बताया कि तत्पुरुष का यदि बहुत ज्यादा विद्वान कोई बनेगा, कोई एग्जामिनर बहुत ज्यादा अपनी विद्वता दिखाएगा तो आपसे पूछ लेगा कि कर्मधारय किसका भेद है, तब आप बताइएगा तत्पुरुष का भेद है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि द्विगु किसका भेद है, तब आप बताइएगा कर्मधारय का भेद है। ठीक ना, क्योंकि ये कर्मधारय की बात हो रही है, तो द्विगु किसका भेद है, कर्मधारय का भेद है। इतना जाने रहिएगा, ठीक ना। ये छोटी छोटी चीजें नोट करके लिखते चलिएगा। वैसे तो 6 समास ही आपको बताना, लेकिन यदि वो बहुत ज्यादा विद्वता दिखाए तब आप वहां पर जवाब दीजिएगा। जैसे पूछेगा कि द्विगु किसका भेद है, तो द्विगु कर्मधारय का भेद होता है, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है और कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। ये जान लीजिए, ये चीजों के विषय में हमने बात कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं और पहले भी बता चुके हैं इसके विषय में, है ना। तो ये जाने रहिए। उपमान पूर्व पद कर्मधारय क्या होता है, ये विषय में जानना है। उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, सबसे पहले ये ज्यादा जानना जरूरी है। उपमान और उपमेय। उपमान आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। उपमान जो होता है वो दूर वाली वस्तु, जैसे मान लीजिए कमल मुख है, कमल मुख है तो मुख तो नजदीक है, लेकिन कमल कहां है, दूर है। जो दूर वाली वस्तु होती है जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमान होता है। क्या होता है, उपमान होता है। उपमान जो हो, यहां पर लिख लीजिए, जो दूर की वस्तु हो, दूर हो, है ना। और उपमेय क्या होता है, उपमेय जो नजदीक हो, उपमेय जो नजदीक। ठीक है, जाने रहिएगा, ये कभी डाउट मत करिएगा। नोट कर चुके सर कुंजन जी, जी अरुण कुमार तिवारी जी, सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, विभा कुमारी। हम किसी भी बुक से पढ़ाते हो आपके हित में पढ़ाते हैं, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हम जानते हैं। बस आप नोट करते चलिए जो हम बता रहे हैं। जो किताबें आप लिए रहेंगे उससे इतर नहीं रहेगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। उपमान का मतलब होता है दूर और उपमेय का मतलब होता है नजदीक। जैसे मान लीजिए कमल मुख है, तो कमल कहां है, या चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमुखी जैसे कहते हैं, तो मुख क्या है, मुख उपमेय हो गया और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। जो नजदीक है वो उपमेय है, जो दूर है वो उपमान है। चंद्रमुख में चंद्रमा कहां है, नजदीक है, दूर है, दूर है तो वो उपमान हो गया। और मुख कहां है, नजदीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया उपमेय हो गया। ठीक है ना, तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान रहता है। तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय में इसका जैसे कर्मधारय बनेगा, तो जैसे घनश्यामा, क्या बनेगा, घनश्यामा। इसका उदाहरण ये होगा घनश्यामा। घनश्यामा में कौन सा समास हो जाए, कर्मधारय समास। कर्मधारय कैसे, इसका देख लीजिए, यदि विग्रह समासी विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, घन इव श्यामः, घन इव श्यामा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, घन इव श्यामः। इसका यदि अर्थ निकालेंगे तो बादल के समान काला, बादल के समान काला। कर्मधारय समास, अभी तो ये हम केवल एक मोटे मोटे तौर पे बता रहे हैं कि कहां कहां पर कर्मधारय हो रहा है। ये आप जान लेंगे तो कभी कर्मधारय गलत होगा ही नहीं। ठीक ना, ये अभी जाने रहिए कर्मधारय का, ये तत्पुरुष का भेद, क्योंकि समानाधिकरण और व्यधिकरण होता है। तो पहला जो होता है प्रकार वो समानाधिकरण है, इसलिए समानाधिकरण के विषय में जब तक बात ना करें और फिर व्यधिकरण के विषय में फिर बाद में बात करें तभी तो ठीक है। ये नहीं कि समानाधिकरण को छोड़ दें और बाद में व्यधिकरण को बता दें, तब फिर आपके भी मन में एक सवाल बना रहेगा कि समानाधिकरण क्या होता है। तो समानाधिकरण जो होता है वो ये है, देख लीजिए, समानाधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं, उसे कर्मधारय तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक ना, इतना जान लीजिए।
जैसे घनश्यामा में क्या उपमान पूर्व पद कर्मधारय है, उपमान उत्तर पद कर्मधारय का उदाहरण जैसे क्या हो जाएगा, जैसे पुरुष व्याघ्रः, क्या हो जाएगा, पुरुष व्याघ्रः। पुरुष व्याघ्रः, पुरुष जो है व्याघ्र के मतलब बाघ के समान है, पुरुष जो है किसके समान है, बाघ के समान है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुरुषा व्याघ्रः इव, पुरुषः व्याघ्रः इव, ठीक ना, ये समासिक विग्रह हो जाएगा। ये इसमें कर्मधारय ही समास की बात कर रहे हैं, इसको नोट करते चलिएगा सभी लोग। ये पूछ लेगा यदि पुरुष व्याघ्र तो आप बताइए कर्मधारय समास है, ठीक ना। और देख लीजिए इस यहां जैसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, जैसे कृष्णः सर्पः या कृष्ण सर्प लिख दीजिए, कृष्ण सर्पः, ये देख लीजिए कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला होता है, और सर्प क्या है, सर्प संज्ञा है, कोई ना मतलब सर्प तो जान ही रहे संज्ञा है, किसी सर्प को जो जो नाग वाग होते उन्हें सर्प कहते हैं ना, तो ये एक संज्ञा है। तो उसका पहले क्या है, विशेषण है, विशेषण क्या है, काला रंग होना, तो जो सर्प है उसका रंग कैसा है, काला है। तो ये विशेषण पूर्व पद, पहले पद में विशेषण है और बाद में जो है संज्ञा है ना, तो ये विशेषण पूर्व पद कर्मधार है। उभय पद कर्मधार में देख लीजिए उभय पद जो विशेषण होते हैं, जैसे श्वेता कृष्णः, इसका जो विच्छेद होगा या इसका समासिक विग्रह होगा तो ये होगा श्वेता, श्वेता च कृष्णः च, ठीक ना, श्वेता च कृष्णः च, ये श्वेत भी विशेषण है और कृष्ण भी विशेषण है, सफेद और काला ये दोनों विशेषण पद हैं, है ना। तो ये दोनों जो है उभय पद विशेषण कर्मधारय है, ठीक ना। और दिगु में जान ही रहते संख्या पूर्वे दिगु, है ना। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, कुमार पाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बस आप लोगों का स्नेह और प्यार बना रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, और आपके ही लिए ये क्लास चल रही है। तो दिगु कर्मधारय जो होता है, देखिए कर्मधारय दिगु को कर्मधारय का भेद इसलिए कहा जाता है, कर्मधारय का मतलब ही होता है कि पहला पद विशेषण हो, है ना, पहला पद विशेषण हो या विशेषण विशेष, किसी भी तरह विशेषण हो या किसी तरह विशेष हो। तो यहां पर यह पहला जो संख्यावाची होगा दिगु का ही अर्थ होता है, दिगु में ही दिगु समास है। तो जैसे देख लीजिए द्युधन गु, क्या हो जाएगा, द्यु का मतलब दो हो जाएगा और गु का मतलब गाय हो जाएगा। तो गाय की विशेषता बता, गाय है तो कितनी गाय है, दो है, तो विशेषता बता रहा है ना। तो यहां पर भी यहां पर दिगु समास है, लेकिन दिगु समास किसका भेद है, कर्मधारय का। आप बताइएगा कि दिगु समास जिसमें पहला पद जो है संख्यावाची हो वो दिगु समास होता है, लेकिन कोई यदि एग्जामिनर बहुत ज्यादा टैलेंट दिखाएगा, आपसे पूछ लेगा दिगु समास किसका भेद है, तब आप बताइएगा कर्मधारय का भेद है। यदि वो पूछ ले कि कर्मधारय किसका भेद है तो तत्पुरुष का भेद है, इतना बस जाने रहिएगा। लेकिन यदि दिगु ऑप्शन में रहे तो डायरेक्ट आप दिगु मारिएगा, ये ना कहिएगा कि फिर कर्मधारय मार दें, है ना। तो जहां पर जिसकी विशेषता बताए वहां पर वही चीज मारिएगा, डायरेक्ट वाला, है ना। जैसे दिगु लिखा हो या कोई ऐसा पंचवटी लिखा हो, मान लीजिए क्या लिखा हो, पंचवटी लिखा हो, तो पंचवटी में आप ऐसा ना करिए कर्मधारय मार दीजिएगा। यदि दिगु ना रहे वहां ऑप्शन में कर्मधारय रहे तो कर्मधारय मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिगु रहेगा तो दिगु आप मारिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक ना। दिगु का है पंचवटी और इसमें देख लीजिए किसी का नहीं है तो दिगु का है, तो दिगु रहेगा ऑप्शन में तो दिगु ही तो आप मारेंगे ना। तो पंचवटी पंचा नाम वटा नाम समाहारा इसका समासिक विग्रह होता है ना। तो देख लीजिए इसमें पंच जो है ये पहला संख्या वाची है और बाद में वट है ना। तो ये इस तरह से आप संख्या पूर्वो दिगु इसका सूत्र होता है दिगु समास का, मतलब पूर्व में संख्यावाची हो तो वो क्या होता है, दिगु समास होता है। लेकिन हर जगह नहीं, नदीवाची यदि कोई शब्द हो, कहीं पे गंगा हो या यमुना हो या कोई नर्मदा हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई भी नदियों का नाम हो, उसके पहले यदि संख्यावाची कोई शब्द लगा हो तो वहां पर जानते हैं अव्ययी भाव समास होता है। किस सूत्र से, नदीभिश्च सूत्र से, ठीक ना। इतनी बातें आपसे बतानी थी जी। कोमल राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा गौतम जी, सभी को शुभ संध्या,
सभी लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और सभी चीजों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उपमान उपमेय यदि आप याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन हिंदी का भी आपका सही हो जाएगा। जो अलंकार से संबंधित होता है, उपमा अलंकार में यदि पूछता है ना उपमेय और उपमान के विषय में, थोड़ा सा कई अलंकारों में ऐसा रहता है, तो उपमान जाने रहेंगे। उपमान क्या होता है? जो दूर होता है, और उपमेय क्या होता है? जो नजदीक होता है। तो उपमेय उपमान किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए जो दूर हो, जैसे चंद्रमा से मुख की तुलना की जाए कि कह दे कि इसका मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है वो उपमान हो गया, और मुख क्या है? वो उपमेय हो गया। ठीक ना, इतनी बात जाने रहिएगा। इसको आगे चलें, आगे देखते हैं। आप इतना सभी लोग नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक ना, अब देखते हैं व्यधिकरण, है ना। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास हेडिंग डाल दीजिए, और इसमें से थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। नोट कर लीजिए थोड़ा सा। जब समास में आए दोनों पद, जब समास में आए दोनों पद, एक विशेष निवेदन और आपसे है। सभी लोग देखिए कहते हैं ना कि जैसी रही भावना जिसकी, है ना, मतलब एक रामायण में चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो यदि आप दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे तो आपका भी भगवान अच्छा ही करेगा। कहने का केवल तात्पर्य इतना था कि यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है सभी लोग जो पढ़ रहे हैं, आपके यार दोस्त हैं, है ना, जिनके दोस्त हैं, पुरुष मित्र हैं या महिला मित्र हैं, सभी लोग, महिलाओं के जो पुरुष मित्र हैं, जो लोगों के जिस तरह के मित्र हैं, सभी लोगों को आप शेयर कर देंगे तो अति उत्तम रहेगा। क्योंकि आप जिसके प्रति जैसी भावना रखेंगे उस तरह से प्रभु भी आपको दिखाई देंगे, उस तरह से आपके साथ कल्याण भी करेंगे। तो कहने का मतलब शेयर जरूर करिए, सभी लोगों को पढ़ने के लिए कहिए, और टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए तो बिल्कुल जरूर कहिएगा। 25 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ उपस्थित होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वैसे भी पैसा देना नहीं है, केवल आने जाने का आपका जो भाड़ा होगा वो आप तो देंगे ही, लेकिन यहाँ कोई शुल्क नहीं रहेगा और आपको वही सारे बढ़िया पेपर मिलेगा, अच्छे अच्छे चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया है। ठीक ना, तो सभी लोग बस ऐसा करेंगे तो आपके हित में है, उसमें आपका ही केवल हित है। समझ लीजिए, जो यहाँ एक्सीड परिवार कर रहा है उसने तो आपके लिए जो भी किया उसका कोई चार्ज ही नहीं ले रहा, लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज़ में पैसा लगता है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसका भी पैसा लगता ही है, कहीं ना कहीं हर चीज़ टेक्निकल चीज़ें हैं, है ना। तो इसी तरह हर जगह पैसा लगता है, लेकिन आपके लिए निस्वार्थ भाव से एकमात्र खड़ी है एक्सीड परिवार। तो आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। ठीक ना, आगे देखिए, जब समास में आए दोनों पद, दोनों पदों की विभक्तियां, दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न हो, तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक ना, व्यधिकरण के बारे में हमने बताया कि जब समास में आए दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न हो, अलग हो, मतलब प्रथमा में रहे दोनों तो वो समानाधिकरण में रहेगा, या द्वितीय में रहेगा समानाधिकरण में रहेगा। तो यहां पर क्या रहेगा, दोनों पदों की विभक्तियां अलग रहेंगी, आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए राज्ञा पुरुषः, आप देखते हैं राज्ञा पुरुषः, राज्ञा पुरुषा में देख लीजिए ये कहाँ का है, पंचमी षष्ठी एक वचन में बनता है राज्ञा, और पुरुषा एक वचन का है, ये प्रथमा एक वचन का है। तो इसका क्या बन जाएगा, समासिक जब पद बनाएंगे तो राज पुरुषा बन जाएगा, है ना।
तो राजपुरुषा में यदि पूछेगा कौन सा समास है तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति आपको यहाँ पर विभक्तियां देखकर ही केवल टिक मारना रहेगा, है ना। जिस विभक्ति का जो पद रहेगा उसमें विभक्ति, यदि आप राजपुरुषा बस जानते हैं, उसका विच्छेदन नहीं जान पा रहे हैं तो फिर आप गलत कर देंगे। तो राज्ञः पुरुषा बराबर राजपुरुषा है, इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो राज्ञः कहाँ कहाँ षष्ठी और पंचमी एक वचन का होता है, वैसे यहाँ पर पंचमी का नहीं है, यहाँ षष्ठी का है, ठीक ना। लेकिन बनता दो जगह है, ये चीज हम बता रहे थे, लेकिन यहाँ ये षष्ठी एक वचन का है, राज्ञा पुरुषा, है ना। राजा का आदमी, काकी के रारी रे षष्ठी संबंध होता है ना। तो इस तरह से आप अर्थ निकालेंगे, समझ में आ जाएगा। किसी को कोई डाउट रहे तो आप बताइएगा। जब समास में आए दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न हो तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है, ऐसा आप सभी ने नोट कर लिया है, ठीक ना। यहां पर विशेष करके लिख दीजिए, विशेष व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। एक चीज और आपके संज्ञान में बात, आपके दिमाग में बात, थोड़ी सी बात डाले चलता हूं। जैसे अतद्वब हमने लिखा था तो तत्पुरुष के तो मान लीजिए समानाधिकरण के कोई भेद नहीं आपने देखा, व्यधिकरण के 6 भेद हमने बता दिया आपसे। उसी तरह बहुब्रीहि के भी 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि। तो वहां पर व्यधिकरण के ना होकर समानाधिकरण के 6 भेद होते हैं। ये चीज जाने रहिएगा, आगे चल के हम इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अभी से ये चीज जाने रहिए। मान लीजिए कोई एग्जाम रहे या कहीं आप लोग भी वो टेलीग्राम में टेस्ट वेस्ट देते रहते हैं, तो यदि आपके सामने सवाल आता है तो आप इतना तो जाने रहिएगा, बहुब्रीहि के समानाधिकरण के 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष के व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं, ठीक ना। और वही भेद इसमें भी है, वही भेद उसमें, समानाधिकरण इसका तत्पुरुष होता है, उसमें समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है ना। ये चीज जाने रही, उसमें व्यधिकरण बहुब्रीहि होगा, इसमें व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। इतनी चीज केवल जानना था, ठीक है। कोई डाउट किसी को? प्लीज सर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करिए। रवि यादव, इंग्लिश की क्लास के विषय में देख लीजिए, नोटिफिकेशन गया है आपके पास, आप देख लीजिए। जब आगे चलें, व्यधिकरण के 6 भेद हैं। 6 भेदों में पहला देख लीजिए, द्वितीया व्यधिकरण जाने रहिएगा, ये द्वितीय तत्पुरुष समास कर दीजिए, द्वितीय तत्पुरुष समास। व्यधिकरण के भेद है ही हैं, आप इतना जानते हैं, सब बहुत विद्वान व्यक्ति जुड़े हुए हैं इस कोचिंग में, सभी लोग इतना समझते हैं। तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। सभी लोग नोट कर लेंगे भैया, कोई भी ऐसा ना हो कि केवल कथा जैसे सुनते हो, ऐसा ना करिएगा, कि आपके हित में बात कर रहे हैं। सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक ना। द्वितीय से क्यों रखा गया, प्रथमा से क्यों नहीं रखा गया, इसके विषय में हमने कई बार बात कर लिया। फिर से बता दें कि प्रथमा इसलिए नहीं रखा गया, यदि प्रथमा में रहती विभक्ति तो फिर वो समानाधिकरण में चल जाता है ना। तो इसलिए इसको द्वितीय से लेकर के ये सप्तमी तक जाएगा तो ये व्यधिकरण के भेद हो जाएंगे, ठीक ना। इतनी बात आप जाने रहिएगा। सर साइकोलॉजी की क्लास चलती है क्या, प्लीज बताइए। बिल्कुल 25 तारीख से वो भी चल रही है, 25 तारीख से चलेगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। और बिल्कुल धमाकेदार क्लास शुरू होने जा रही है, आप जितना इंतजार किए हैं उससे कहीं ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे देख लीजिए।
पहला लिख लीजिए द्वितीया तत्पुरुष समास, द्वितीया तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, ठीक ना। इसमें नोट करना है। एक चीज और जाने रहिएगा, जब आप एक्सीड परिवार में इतना विश्वास जताए ही हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानकर जाइए यहां से, है ना। कुछ चीजें हैं जो आपको कभी मिलती नहीं है लेकिन परीक्षा में आ जाती है तो आप सोचते हैं कि हाय रे अफसोस की ये चीज पढ़े नहीं, है ना, तो गलत हो जाता है। इसको द्वितीय तत्पुरुष समास को जानते हैं क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, ठीक ना। और जानते हैं कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्म में ही द्वितीया लगती है। आप समास में जब चलेंगे तो वहां पर बताएंगे जो कर्म होता है उसमें द्वितीया होती है। जानते हैं जैसे बालक विद्यालय जाता है तो बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया, लेकिन कर्म क्या है? विद्यालय है, और जाना क्या है? क्रिया हो गई। तो विद्यालयम होता है वहां द्वितीय एक वचन रहता है ना, तो कर्म में द्वितीय एक वचन रहता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह है, द्वितीय जहाँ लगेगा तो वहां पर जो है कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं उसको, और द्वितीय तत्पुरुष भी कहेंगे, ठीक ना। इतनी बात जाने रहिएगा, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। रोशनी वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुड इवनिंग। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक ना। द्वितीय तत्पुरुष समास में थोड़ा सा नोट कर लीजिए तो फिर आगे चलें। जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में हो, वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक ना, नोट कर लीजिए। जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में हो वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। आपको यहां पर द्वितीय तत्पुरुष देखने के लिए आपको द्वितीय विभक्ति दिखाई देगी, ये चीज जाने रहिएगा, ठीक ना। और जिन महानुभाव का एक सवाल था कि किस किताब से पढ़ाते हैं, उनके लिए मैं जवाब दे दूं। देख लीजिए, आपके पढ़ाने के लिए और आपको समझाने के लिए कहीं प्रश्न इतर ना हो जाए या कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न आपका छूट जाए, इसलिए कई किताबों का संयोजन करके, कई किताबों का अध्ययन करके आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इसलिए हर किताब में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। तो आप ऐसा करिए कि आप दूसरे से कितना आगे रह सकते हैं वो आपकी प्रतिभा जाने। बाकी हम आपके लिए हर पूरा विकल्प आपके सामने रख दिए हैं। आप अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरा मेहनत और जोर लगा दीजिए, ठीक ना। आप सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि अब की बार कहते हैं यूपी टेट में क्या है, जो मार्क है उनका मतलब निकलेगा। तो आप जितने ज्यादा मार्क लाएंगे उतना ही आप बेनिफिट में रहेंगे, ठीक ना। तो ये चीजें आप नोट कर लिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। देख लीजिए, हिंदी में आप हिंदी का जैसे द्वितीय तत्पुरुष यदि हिंदी में आप पढ़े होते तो कैसा उदाहरण मिलता? जैसे माखन चोर, माखन चोर। माखन चोर में यदि पूछता हिंदी में कि कौन सा समास है तो द्वितीय तत्पुरुष समास कैसे निकलेगा? वो एक चिन्ह होता है ना, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को चिन्ह जो है हमेशा इंगित करता है कि ये द्वितीय का है ना। आप चिन्ह से पकड़ा करते हैं ना। आपके सवाल इसमें यूपी टेट में आएगा, इस तरह के चिन्ह की वजह से आपको पकड़ना रहेगा कि किस कारक का है ना। तो इस तरह माखन चोर, तो इसका क्या हो जाएगा? माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, है ना। तो ये को आपको दिखाई दे रहा। इसी तरह जैसे चिड़ी चोर, नहीं चिड़ी मार, है ना, चिड़ी मार कर दीजिए। चिड़ी मार में क्या हो जाए? चिड़ी मतलब चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। कल एक हमारे कोई भाई साहब कह रहे थे कि बिल्कुल नीचे वाले लेवल से पढ़ाइए। भैया अब इससे लेवल नीचा क्या करेंगे बताइए? हिंदी से लेकर को आपको संस्कृत में समझा रहे हैं कि माखन चोर, माखन को चुराने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। ये का जो को है चिन्ह,
जब कारक चिन्ह आप जाने रहेंगे तो प्रथमा कर्ता ने जानेंगे तो ने जहां मिलेगा वहां आप प्रथमा मार देंगे, है ना, और जहां को मिलेगा वहां द्वितीय मार देंगे, है ना। तो इस तरह से आप जब चिन्ह जाने रहे, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण नेशे के साथ चतुर्थी संप्रदान के लिए को पंचमी अपादान से द्वारा अलगाव अर्थ में, है ना। इस तरह से षष्ठी संबंध काकी के रारी रे, इस तरह सब पूरा आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप पूरा जो है ये कारक चिन्हों के हिसाब से आप निकाल पाएंगे। पूरे आपके सवाल इस तरह से पूछेगा आपसे ये किस कारक का है ना। तो इस तरह से आप जाने रहिएगा, ठीक ना। माखन को चुराने वाला, जी संजू यादव गुड इवनिंग सर, जी गुड इवनिंग जी। इस तरह से ये को जो दर्शाता है, यहां पर क्या दर्शाता है, ये द्वितीय तत्पुरुष समास, मतलब द्वितीय तत्पुरुष समास को इंगित करता है ना। तो कहने का केवल इतना मतलब है कि इसमें समास में क्या रहेगा, जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास आप जानेंगे तो इसमें कुछ विशेष विशेष शब्द हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा कि ये शब्द यदि रहेगा तो द्वितीय रहेगी। आप द्वितीय विभक्ति तो पहचान लेंगे, वो सही है। द्वितीय विभक्ति में आप प्रथमा में द्वितीय, मतलब जो द्वितीय विभक्ति एक वचन में जो बनेगा वो चीज आप जाने रहेंगे, वो तो आप जान लेंगे। जैसे बालका बालको बालका तो बालकम बनता है, तो बालकम कहाँ का है, द्वितीय एक वचन का है। इस तरह से आप जान लेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ शब्द विशेष से आपको जानना है कि ये शब्द आएंगे तो द्वितीय में रहेगा और ये शब्द आएंगे तृतीया का रहेगा। इस तरह से तमाम चीजें, अभी शब्द के विषय में हम बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इतना पहले जान लीजिए कि हिंदी में ये को चिन्ह होता है और यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है केवल शब्द विशेष को पकड़ना रहेगा, ठीक ना। और प्रथमा जो प्रथम पद रहेगा वो किसमें रहेगा, द्वितीय विभक्ति में रहेगा। ये भी चीज जाने रहिएगा। थोड़ा सा जैसे घर पर मान लीजिए इस क्लास के बाद फिर से एक बार दोहराएंगे, जैसे जिनको कठिन लगती है संस्कृत तो बहुत आसान हो जाएगी, ठीक ना। देख लीजिए सूत्र है द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्त प्राप्तापन्नयी है, ठीक ना। ये है सूत्र, ये पूरा एक में है, एक सूत्र है। द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नयी। सूत्र आपको याद हो ना हो भाड़ में जाए, उसमें आप ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक ना। इनको अलग अलग अर्थ कर देते हैं, वो उतना तो आप जान लीजिएगा, है ना। जैसे ये द्वितीय हो गया, द्वितीय में रहेगा, द्वितीय में क्या रहेगा, जैसे श्रित रहेगा, श्रित, फिर क्या है, ये श्रितातीत है तो श्रित में जब इसको तोड़ेंगे तो अतीत निकल आएगा, अतीत। फिर क्या निकलेगा, पतित। फिर क्या निकलेगा, गत। फिर क्या निकलेगा, अत्यस्त, गतात्यस्त। यहां परता होना चाहिए, गतात्यस्त, ऐसा है, ठीक ना। गतात्यस्त प्राप्तापन्नयी, गत फिर अत्यस्त और फिर क्या है, प्राप्त और आपन्नयी है, ठीक ना। ये सारे वर्ड यदि श्रित आपको दिखाई दे, अतीत आपको दिखाई दे, पतित दिखाई दे, गत दिखाई दे, अत्यस्त दिखाई दे, प्राप्त दिखाई दे और आपन्न शब्द दिखाई दे, तो आप आंख मूंद कर सीधा द्वितीय तत्पुरुष मार दीजिएगा। इतना तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यदि इसी पदवा को 2-3 बार यदि आप पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नयी, द्वितीय श्रितातीत गता प्राप्त, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नयी, है ना। इस तरह से आप 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा और खटकने लगेगा। श्रित, अतीत, पतित और गत, अत्यस्त, प्राप्तापन्न, जहां पर समासिक पद में जुड़ा रहेगा वहां पर कौन सा हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना। इतना आप जाने रहिएगा। इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जब नोट कर लीजिए, जब द्वितीय श्रित अतीत पतित गत आत्यस्त प्राप्त और आपन्न, या इसको आपन्न कर दीजिए, हाँ, तो ये आपन्न है। आपन्न शब्द, मूल शब्द जो है आपन्न है, वो आपन्न ही उसमें लिखा था इसलिए उसको अलग किए हैं, ठीक ना। आपन्न शब्दों के साथ संयोग में
संयोग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक ना, जब द्वितीय श्रित अतीत पतित गत आत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्दों के साथ संयोग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, मतलब संयोग जहां पर होगा वहां पर क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक ना जी सर। संजय यादव कैसे करें, क्या कैसे करेंगे भैया, फिर से बताइए तो हम समझें, बताइए फिर से क्या कैसे करें। इसका उदाहरण देख लीजिए जी, इसके बारे में जानना है तो उदाहरण देखेंगे तब ना समझ में आएगा भैया। देख लीजिए उदाहरण देखिए, यदि आप कमेंट करते हैं तो हम देख लेंगे, लेकिन यदि नहीं जान पा रहे हैं तो इसका उदाहरण आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे श्रित कहा ना कि श्रित हो, ये पहला शब्द देख लीजिए, श्रित आपको दिखाई देगा। ठीक ना, जैसे कृष्णः श्रितः, श्रित दिखाई दिया, तो इसमें यदि आपको कृष्ण श्रितः दिखाई दे तब आप सीधा सीधा मार दीजिए, इसका समासिक पद क्या बनेगा, कृष्ण श्रितः। कृष्ण श्रितः दिखाई देगा, आप सीधा से मार दीजिए द्वितीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि श्रित शब्द आया और श्रित आपने देखा, श्रित अतीत पतित गत आत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्द आएंगे तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष। तो श्रित आपको मिल गया है ना, श्रित मिला आपको, कृष्ण श्रितः। ये अभी टीजीटी का हाल में ही बहुत जो है, संजय यादव मार्क टेस्ट एक बार फिर से, चौहान विजय जी, हमने कहा जैसे श्रित पद आएगा तो आप जान लीजिएगा कि द्वितीय तत्पुरुष है। यहां जैसे कृष्णः श्रितः है ना, तो श्रित पद के साथ में जब ये श्रित जुड़ा हुआ कृष्ण के साथ, यहां पर आंख मूंद कर आपको मार देना है कौन सा समास, द्वितीय तत्पुरुष। क्योंकि कुछ शब्दों के लिए विशेष तौर से जिसमें बात की गई कि श्रित शब्द आए, अतीत शब्द आए, पतित शब्द आए, गत आए, आत्यस्त आए, प्राप्त आए, आपन्न आए, ये शब्द यदि आते हैं तो आप सीधा सा क्या करेंगे, द्वितीय तत्पुरुष मार देंगे। ठीक ना, तो श्रित आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो इसमें सीधा सीधा आपको क्या मारना है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ आप जान लीजिए, वैसे अर्थ तो आपसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी जान लीजिए, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, यह समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है, अभी हाल में ही टीजीटी की परीक्षा में यह सवाल आया, मेरा नेट अभी को आया। गुंजन प्रजापति, मैं यूपी में नहीं हूं, संजय यादव, रामाश्रिता, देख लीजिए इसमें कृष्ण धनश्रिता, कृष्णा, अभी टीजीटी में बता दें ये सवाल आया था, कृष्ण धनश्रिता बनाया था कृष्णाश्रिता, आयोग ने कृष्णाश्रिता माना था, लेकिन शुद्ध क्या है, कृष्णश्रिता है। ठीक ना, इसमें बड़ा आ नहीं बनेगा, बड़ा आ बनने का कोई चांस ही नहीं बनता है, तो कृष्णश्रिता इसका शुद्ध होगा। ठीक ना, ये अभी टीजीटी में सवाल पूछा गया था द्वितीय तत्पुरुष का, तो आप जाने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण धनश्रिता बराबर क्या हो जाएगा, कृष्णश्रिता, है ना, तो ये द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है, इतना जाने रहिएगा। और देख लीजिए जैसे शरणम आगतः, शरणम आगतः, ये क्या हो जाए, ये शरणागता हो जाएगा, ये शरणागता हो जाएगा, इसका सामासिक पद हो जाएगा शरणागतः। शरणागता में आपसे पूछेगा कौन सा समास है तो आप बताइएगा द्वितीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि गत शब्द आपने देखा था, है ना, गत मिला था, श्रिता अतीत पतित गत, तो ये गत यहां पर आया है, देख लीजिए, तो गत से आपको यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, शरण के साथ गत लगा हुआ है तो यहां पे द्वितीय तत्पुरुष होगा। तो विशेष विशेष शब्दों को देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये शब्द जहां पर जुड़े रहेंगे वहां पर द्वितीय तत्पुरुष होगा, ये चीज जानना है। जैसे आपको हिंदी में ध्यान देना पड़ता है कि द्वितीय तत्पुरुष जानने के लिए, जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो को आप एक वो कारक चिन्ह से आप जानते कि द्वितीय तत्पुरुष है, तो यहां पर भी विशेष शब्दों को पहचान के आपको मारना पड़ेगा कि ये द्वितीय तत्पुरुष है। जैसे श्रित आ गया और गत आ गया, है ना, तो ये जाने रहिएगा, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ इसका अर्थ होगा। ठीक ना, और देख लीजिए लोकम अतीतः,
लोकम अतीतः। ये जो है ये समासिक विग्रह है और ये समासिक पद है, ठीक ना। तो समासिक इनका पद यदि कृष्ण श्रिता का समासिक विग्रह पूछेगा तो कृष्ण श्रिता आप मारिएगा। यदि शरणागता का यदि समासिक विग्रह पूछे तो शरणम आगता मारिएगा। लेकिन पूछेगा कौन सा समास है तो द्वितीय तत्पुरुष समास है। यदि द्वितीय करके ना दे तत्पुरुष ही दे दे तब भी आप तत्पुरुष समास मारिएगा। द्वितीय तत्पुरुष रहे तो बहुत बेटर है ना। यदि द्वितीय न देकर तत्पुरुष पूछ लेगा तो तत्पुरुष समास तो है ही है। यदि द्वितीय पूछ लेता तो अंदर जाके पूछेगा, है ना। तो ये चीजें जाने रहिए। और एक साथ द्वितीय और तत्पुरुष दोनों अलग अलग ऑप्शन पे नहीं देगा, ये भी जाने रहिएगा कि आपको परेशान करे। आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा, तब वो सवाल जो है आयोग में त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, ठीक ना, विवादित प्रश्न में आएगा। तो लोकम अतीता क्या हो जाएगा, लोकातीता। लोकातीता, ठीक ना। इसका अर्थ होगा लोक से परे। लोक से परे, ठीक। और देख लीजिए, भयम आपन्नः। भयम आपन्नः, इसका समासिक पद बनेगा भयापन्नः। भयापन्नः, भय को प्राप्त। भय को प्राप्त मतलब भयभीत हो जाना। जो भय को प्राप्त करेगा मतलब वो अंदर से पूरी तरह से भयभीत हो जाएगा, ठीक ना। सभी लोग जी बिल्कुल, सभी लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। भय को प्राप्त हुआ, ठीक ना। इसमें देख लीजिए सभी को, यदि और एक दो उदाहरण देखना है देख लीजिए। जैसे कष्टापन्नः, कष्टापन्नः। कष्टापन्नः का जो है समासिक विग्रह जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, कष्टम आपन्नः, ठीक ना। कष्ट को पाया हुआ। ठीक। जीवना प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः क्या हो जाएगा, इसका समासिक जो पद बनेगा जीवन प्राप्त हो जाएगा। जीवन प्राप्त, ठीक ना, जीवन को पाया हुआ। इनमें देखिए बार बार बताने की चीज़ तो है ही नहीं। जिस तरह से सवाल बनते हैं एक दो में हमने बता दिया, उसी तरह सभी में चलेगा। यदि पूछेगा कि जीवन प्राप्ता में कौन सा समास है तो जीवन प्राप्ता में तत्पुरुष समास है। यदि पूछ ले तत्पुरुष न देकर द्वितीय तृतीय पंचमी षष्ठी इस तरह के ऑप्शन देंगे तो आप मार दीजिएगा द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है प्राप्त शब्द जुड़ा है, यहाँ पर आपन्न शब्द जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण रहेंगे आप जाने रहिएगा। श्रितातीत, पतित, गत, आत्यस्त और आपन्न ये शब्द जहां पर जुड़े रहेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, उनको याद कर लिए। श्रित, अतीत, पतित, गत, आत्यस्त, प्राप्त, आपन्न ये शब्द जहां पर जुड़ेंगे वहां पर कौन सा समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, ठीक ना। कोई डाउट ना हो, आप सभी लोग बिल्कुल आराम से पढ़िए और बहुत अच्छा देख लीजिए। मैं एक और चीज बात बता दूं आपको, जब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ें तो बिल्कुल उसमें खो जाइए, तब आप ये समझ लीजिए कि इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है ये नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये नहीं आप मन में रखें अरे हाय राम अभी तो गणित पढ़ा हुआ है, अभी हिंदी पढ़ा हुआ है, अभी ये फलाना पढ़ा हुआ है, पर्यावरण पढ़ा हुआ है। इस तरह से आप करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस सब्जेक्ट को पढ़िए 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना है, आप आराम से 1-2 घंटे उतना समय दीजिए और उसमें मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। यदि इसको पढ़ रहे हैं मन कहीं गणित में लगा, पर्यावरण में लगा है तो वैसे भी थोड़ा सा लोगों को बोझिल सा लगता है सब्जेक्ट, फिर आप कर नहीं पाएंगे, है ना। तो मन से बिल्कुल उसमें खो जाइए, समा जाइए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए तब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। विपिन यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जैसे
स्वर्गम गतः, स्वर्गम गतः क्या हो जाएगा, इसका समासिक पद हो जाएगा स्वर्ग गतः, स्वर्ग गतः। स्वर्ग को गया हुआ। इस तरह से सारे उदाहरण आप और नोट कर लीजिएगा, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक हो या वो टेक्स्ट बुक बनाए हो पहले से किसी और कोई नोट्स रहा हो या फिर आपकी मूल बुक हो, तो किसी भी बुक से या आपको जितने उदाहरण मिले आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप पढ़े रहेंगे वो आपके हित में ही रहेगा। ठीक है ना, सभी लोग अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो द्वितीय तत्पुरुष अब लगभग समाप्त हो गया। इसमें एक सूत्र और आपको थोड़ा सा इस विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये छूट जाएगा, और फिर इसके बाद कल जो है तृतीय तत्पुरुष में बात करेंगे। एक देख लीजिए, प्राप्तापन्ने, प्राप्तापन्ने च द्वितीया, प्राप्तापन्ने च द्वितीया। प्राप्त और आपन्न अभी आपने देखा था ये इसके पहले वाले सूत्र में प्राप्त और आपन्न आपसे मुलाकात किए हैं दोनों ये पद, है ना, प्राप्त और आपन्न। तो इसमें भी ये क्या कहना चाहता है, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि समय हो रहा है दूसरी कक्षा का, तो आप नोट कर लीजिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्राप्त और आपन्न, प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयांत के साथ, द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर समास बनाने पर प्रथम पद में प्रयुक्त होता है, प्रथम पद में प्रयुक्त होता है। प्रथम पद में प्रयुक्त होता है, ये क्या नौटंकी है आप सोच रहे होंगे। तो प्रथम पद का मतलब अभी आप प्राप्त और आपन्न दूसरे वाले पद में देख रहे थे, है ना, जैसे कष्टापन्ना, है ना, कष्ट में गिरा हुआ, कष्ट को पाया हुआ, है ना। तो आपन्न शब्द इसमें क्या रहेगा, ये पूर्व मतलब पहले वाले प्रथम पद में रहेगा, तो अभी वहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास रहेगा। आपन्न शब्द आपको पहले पद में दिखाई दे, प्राप्त शब्द पहले पद में दिखाई दे या दूसरे पद में दिखाई दे, वहां पर द्वितीय तत्पुरुष मारेंगे। कहने का केवल इतना मतलब था, ठीक ना। उदाहरण देख लीजिए, प्राप्त जीवनम, प्राप्त जीवनम, ये सामासिक पद है प्राप्त जीवनम। इसको सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राप्तम, प्राप्तम जीवनम, जीवनः कर दीजिए, ठीक ना, प्राप्तः जीवनः हो जाएगा, प्राप्तम जीवनः। और इस एक और आपन्न कष्ट, आपन्न कष्टः, आपन्न कष्टः, ठीक ना। आपन्न कष्टा देख लीजिए, ये पहले पद में है, अभी तक आपको ये सारे दूसरे पद में दिखाई दे रहे थे, है ना। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपन्नम, आपन्नम कष्टा, ठीक ना। ये चीज जाने रही है। तो प्राप्त और आपन्न यदि जिधर भी रहे आपको ये दोनों पद प्राप्त और आपन्न की केवल यहां पर इस सूत्र में बात की गई है, और यही दोनों ऐसे रहेंगे जो पहले पद में मिले चाहे दूसरे वाले में, आपको द्वितीय तत्पुरुष मारना है, ठीक ना। आज की कक्षा को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की कक्षा में फिर आपसे रूबरू होंगे, लेकिन उसके लिए सबसे विशेष जरूरी बात है आप पढ़ते रहें,